नमस्कार दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप जो भी सपना देख रहे हो भारत के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो जरूर पूरा हो। लेकिन एक चीज जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप सभी से, वो ये है कि आप एक अच्छा नागरिक बने। अच्छा नागरिक बनने के लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं चाहिए होती है, कोई बहुत बड़ा एजुकेशन या फिर कोई बहुत बड़ा पावर नहीं चाहिए। ये हर एक पर्सन, चाहे वो आप सड़क पर चल रहे हो, घर में हो, जो भी आप चीज कर रहे हो सही इंटेंशन से करिए। उससे बड़ी चीज आप दे नहीं सकते किसी भी देश को। तो आशा करता हूं कि आप इसकी ओर सोचेंगे, काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस समय कुछ नंबर्स को हम देखेंगे और तब से लेकर अभी तक 79 ईयर्स में क्या चीजें बदली हैं, वो 10 नंबर्स चार्ट के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जिससे आपको पता चले कि कितना लंबी जर्नी हमने तय किया है, क्या क्या चीजें बदली हैं और आगे क्या कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर, स्टडी आईक्यू पर आज लास्ट डेट है फ्रीडम डे सेल का। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं 15 अगस्त एक ऐसा मौका आता है जहां पर सबसे बड़ा ऑफर, डिस्काउंट आपको किसी भी यूपीएससी बैच पर मिलता है। यहां पर इस बार हमने 79% डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी दी है। मेंटरशिप से लेकर टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलेगा इस बैच में। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो 79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुके हैं और नेहरू जी ने जैसा कि कहा था 79 ईयर्स पहले, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। और अगले ही दिन 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर भारत की जर्नी तय हुई। भारत की जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई और बहुत सारे चैलेंजेस थे, चाहे वो गरीबी हो, लिटरेसी कम है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब था, रूरल पॉपुलेशन ज़्यादातर थी देश के अंदर। आज 79 ईयर्स के बाद हम दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, नो डाउट, बहुत बड़ी आबादी है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक है भारत। डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल पावर बन चुका है। एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर हम जीडीपी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, अभी जो लेटेस्ट नंबर है उसके हिसाब से आप देखोगे 2025-26 का जो भारत का नॉमिनल जीडीपी का फिगर है वो है $3.9 ट्रिलियन, जो कि भारत को बनाता है दुनिया की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और अगर आप देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद से बहुत तेजी से हमने एक्सपैंड किया। हाँ, कह सकते हैं आप कि जितना और ग्रो कर सकते थे शायद हमने नहीं ग्रो किया। वैसे अगर आप नंबर्स देखोगे ना, 1947 में भारत की जीडीपी कितनी थी आपको पता है? 2.7 लाख करोड़, 2.7 लाख करोड़ रुपीस के टर्म में। और अगर आप इसको बिलियन में देखो, डॉलर में 20 to 27 बिलियन डॉलर के आसपास करीब आता है। तो सोचिए, आज हम ट्रिलियंस की बात कर रहे हैं, 3.92 ट्रिलियन। और यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बेसिकली जो सबसे बड़ी चीज है कि हम ज़्यादातर एग्रेरियन पॉपुलेशन थे। देश की 85% आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। अब ये इकोनॉमी काफ़ी डाइवर्सिफाई हो चुकी है। सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, हर तरफ आपको देखने को मिलेगा। हाँ, एक्सपर्ट्स कहते हैं और आप भी देखते होंगे, ये क्रिटिसिज्म आता है कि आज भी हमारा जो पर कैपिटा जीडीपी है, क्योंकि जो रियल जीडीपी है, ये जो नॉमिनल जीडीपी हम देखते हैं ना, अगर आप उसको देखोगे तो हम 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो सकते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, पर कैपिटा जीडीपी में अभी हम काफ़ी पीछे हैं। हार्डली $2600-2700 के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी हमने बड़ी जर्नी तय की है। आप देखिए, कुछ दशक पहले हम टॉप 10 इकोनॉमीज में भी नहीं आते थे, लेकिन आज हम एटलीस्ट टॉप 6, टॉप 5 में आ रहे हैं और बहुत जल्द आगे आने वाले 3, 4, 5 वर्षों में हम टॉप 4 और टॉप 3 में आ जाएंगे। और देखो, मैं एक चीज कहता हूं, बात सही है, पर कैपिटा जीडीपी इंप्रूव करनी है, लेकिन पहले आपको क्या करना है? पहले अपना साइज तो बढ़ाना है। क्योंकि आप एक बात समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमेशा ये देता हूं, एक केक है, अगर आपके पास छोटा सा आधा किलो का केक है तो वो कितने लोगों में अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट होगा? बहुत कम। अगर वही आपके पास 10 किलो का बड़ा सा केक है तो यहां पर ज्यादातर लोग उसका हिस्सा ले पाएंगे, राइट? तो हमें फोकस किस पर करना है? जाहिर सी बात है, हमें फोकस करना है पहले अपनी जीडीपी को जितना ज्यादा बड़ा कर सकें, और फिर उसी के आधार पर तय होगा ना कि यहाँ पर कैपिटा जीडीपी कितनी है, इनइक्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पर हर एक कंट्री की अपनी जर्नी होती है। जब आप डेवलप्ड कंट्री की दिशा में बढ़ जाते हो, तब यहाँ पर आप इनइक्वालिटी और बाकी चीजों के बारे में सोचते हैं। पहले तो क्या करना है, आपको अपना केक बड़ा करना है, वहीं पर भारत का फोकस होना चाहिए। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि सरकार ने जो जीडीपी का जो फिजिकल डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, उसको भी कंट्रोल किया है। बीच में कोविड के समय ये
काफ़ी ज़्यादा चला गया था 9% के ऊपर, लेकिन अब वापस से ही हम 4% के अंडर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक मजबूती दिखाता है देश की जीडीपी में, इकोनॉमी में। अच्छा, एनुअल बजट आपको पता है 1947 में 26 नवंबर को जो बजट है पेश किया गया था, पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर आर के शनमुखम चेट्टी जी जो हैं, और उन्होंने बेसिकली जो पहला बजट पेश किया था वो 7.5 महीने का था। और आपको पता है टोटल एक्सपेंडिचर कितना सरकार का था उस समय? 197 करोड़। जी हाँ, 197 करोड़ की मैं बात कर रहा हूं, और फिस्कल डेफिसिट 26 करोड़ का था। आज के डेट में जो लेटेस्ट बजट निर्मला सीतारमण जी ने दिया था, यहां पर भारत सरकार खर्च करी है 53.5 लाख करोड़ रुपीस। सोचिए, तो इसमें भी एक बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, और ऑब्वियसली बात है ये लगातार बढ़ता ही जाता है। अच्छा, लिटरेसी रेट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता हो कि जब हम आजाद हुए थे, हर 5 में से 4 नागरिक वो पढ़ नहीं सकते थे, वो लिटरेट नहीं थे। और लिटरेसी आपको पता होगा 1951 में इट वाज अराउंड 18%, जस्ट 18%। सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर अल्टीमेटली आज के डेट में ये 80% को भी क्रॉस कर चुका है। एंड स्पेशली अगर आप अर्बन एरियाज में देखो तो 90% है, रूरल एरियाज में 77% है। और ये जो चेंज है, ऑब्वियसली बात है, जब स्कूल्स, हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड हुआ तब जाकर चीजें हुई। इसको और ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत है। फिर इसके अलावा एक और जो चीज है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और कहीं ना कहीं इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि भारत ने कितना इंप्रूव किया है। जब हम आजाद हुए थे तब भारत की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इट वाज जस्ट 31 या फिर 32 ईयर्स आप कह सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पॉवर्टी था, फेमीन, कॉलेरा डिजीज इतने होते थे, लोगों की जल्दी मृत्यु हो जाती थी। आज के डेट में ये 72 ईयर्स तक पहुंच गया है। और इनफैक्ट आपको मैं चार्ट भी दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो 1800 से लेकर लगभग 1920 1930 तक हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है भारतीयों की, वो लगातार गिर रही थी। मतलब ब्रिटिशर्स के समान जमाने में हम लगातार, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही थी बढ़ने के बजाय। लगातार होता क्या है, जैसे जैसे हेल्थ इंप्रूव होता है, चीजें इंप्रूव होती हैं, ये बढ़ना चाहिए, उल्टा हो रहा था। हम आजाद हुए उसके बाद लगातार हमने कोशिश किया हेल्थ वगैरह के ऊपर, बाकी चीजों पर, जिसकी वजह से ये बढ़ना स्टार्ट हो गया। एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन, ये आप देख सकते हो। खैर, इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देखो, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, स्पेशली जो नए जमाने के लोग हैं, यूथ है, यंग पॉपुलेशन है, शायद उनको इसकी अहमियत, इसकी जो वर्थ है वो शायद नहीं समझ में आएगी, क्योंकि आप लगातार आपको 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी शायद मिलती रहती होगी, स्पेशली अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस लोगों के पास था ही नहीं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे अभी जस्ट 25-26 साल पहले 2000 में जो आंकड़ा है कि लोगों कितने भारत की आबादी के पॉपुलेशन के पास इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस था, वो था सिर्फ 60%। आज हम ऑलमोस्ट 100% की तरफ आगे बढ़ गए। 99.5% आबादी के पास इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस है। एग्जैक्ट परसेंटेज उस समय 1947 में तो नहीं है, लेकिन आपको पता है 1% आबादी के पास भी ये एक्सेस नहीं था। जाहिर सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उतना नहीं था, लेकिन सोचिए कितनी लंबी जर्नी यहाँ पर भारत ने भी तय की है, ये दिखाता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर इंटरनेट यूजर्स, नो डाउट भारत में जिस तरह से एक्सपेंशन हुआ है बहुत ही अच्छी बात है। और मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट जो वर्ल्ड बैंक डेटा है उसके आधार पर लगभग 70% भारत की जो आबादी है उसके पास इंटरनेट का एक्सेस है। एंड ये 1.09 बिलियन इंटरनेट यूजर्स क्रॉस कर गए हैं, जिसमें से 958 एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं। और ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे इंटरनेट का यूज बढ़ता है, जो हमारा कम्युनिकेशन है किसी भी चीज में हो, चाहे वो शॉपिंग हो, बैंक्स हो, स्टडी, वर्क, कुछ भी आप ले लीजिए, उसका यूजेज बढ़ता रहता है और उसमें हमारा चेंज आता है, बड़ा चेंज आता है। भारत में अप्रॉक्सीमेटली 85% हाउस होल्ड्स ऐसे बताए जाते हैं जिनके पास कम से कम एक स्मार्टफोन है, तो इसमें भी बड़ा बदलाव हुआ है। फिर इसके अलावा वोटर बेस, जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जब पहला इलेक्शन हुआ 1951 में, भारत में सिर्फ 17 करोड़ वोटर्स थे और आज के डेट में ये 5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ 98 करोड़ वोटर बेस बन गया। एंड वोटिंग का प्रोसेस भी बदला है, काफ़ी ड्रामेटिक शिफ्ट हुआ है। पहले पेपर बैलेट्स होते थे, अब हम ईवीएम, और अब तो ईवीएम के साथ साथ जो वीवीपैट है, ताकि कंफर्मेशन हो सके कि आपने जिस पार्टी को वोट किया है वही होना, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें होती रहती हैं, ईवीएम ऐसा है वैसा है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है।
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, पहले बीजेपी थी ऑपोजिशन में, उन्होंने तो बुक तक लिख दिया था बीजेपी के पार्टी के लीडर ने, और वो लोग भी हंगामा करते रहते थे। अभी ऑपोजिशन में चाहे कांग्रेस हैं, बाकी के आम आदमी पार्टी, वो लोग करते रहते हैं ये सब चीज़ें। बट ओवरऑल जो इलेक्शन है, सिस्टम है, चल रहा है, अच्छा चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ईवीएम में गड़बड़ी वगैरह मतलब ये बेकार की चीज़ें हैं, क्योंकि आप अगर आपको कभी भी डाउट होना, मैं यही कहूँगा, जो पूरा प्रोसेस होता है ना इलेक्शन का, उसको एक बार समझ लेना। एक बार आप वो समझ लोगे ना, आप कभी डाउट कर ही नहीं पाओगे। जो एक्सटेंसिव प्रोसेस से गुजरता है, जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, डीएम से लेकर इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये चीज़ है कि भारत का जो वोटर्स है लगातार बढ़ता गया। अगेन ये भी काफ़ी स्मार्ट है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय 489 सीट्स पर, लोकसभा सीट्स पर चुनाव लड़े गए थे। 53 पार्टी शामिल हुई थी, 533 इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो खड़े हुए थे। और जो पहला जनरल इलेक्शन था 1951 में, उस समय मिनिमम जो वोटिंग एज था वो 21 था। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है, बट 1989 में राजीव गांधी जी के समय अमेंडमेंट लाया गया और जो वोटिंग एज है उसको कम किया गया 21 ईयर्स से 18 ईयर्स। और आज के डेट में जैसे ही आप 18 साल के होते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो वोटिंग देने के लिए। खैर, इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देश आज़ाद हुआ, मैंने आपको बताया, इलिटरेसी काफ़ी ज़्यादा थी। जो साइंटिफिक टेम्पर चाहिए, चाहे वो इंजीनियरिंग को लेकर हो, स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी, मैनेजरियल रोल, तो उन सबको आगे बढ़ाने की ज़रूरत थी। और भारत का जो पहला आईआईटी स्टैब्लिश किया गया था 1951 में, खड़गपुर, और उसके बाद आईआईटी बॉम्बे, देन आईआईटी मद्रास, कानपुर, दिल्ली, ये आपको देखने को मिलेंगे। आज के डेट में 23 आईआईटीज़ हैं भारत के अंदर, और जो पहला 2 आईआईएम खुला था वो अहमदाबाद और कोलकाता में था 1961 में। आज के डेट में 21 आईआईएम आपको देखने को मिलेंगे। इसकी वजह से, आईआईटी की वजह से, भारत का जो साइंटिफिक, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल टैलेंट है वो उभर कर देखने को मिला। आईआईएम बनने की वजह से मैनेजरियल, कॉर्पोरेट और जो एंटरप्रेन्योरल लीडरशिप है वो भारत का देखने को मिला। और स्पेशली इसकी वजह से यही नतीजा है कि यहाँ पर जो स्टार्टअप्स हैं भारत में इतने सारे हैं, आप देख सकते हो 2 लाख से ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। और आज के डेट में 53% जो रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में होंगे। नहीं, ये दिखाता है कि छोटे छोटे शहरों में लोगों के पास एस्पिरेशंस हैं, वो खुद का काम करना चाहते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, कहाँ आज़ादी के समय कहाँ पर थे और अब हम कहाँ पर हैं। इसके अलावा डिजिटलाइज्ड इकोनॉमी में अगर आप देखोगे तो हम 5th लार्जेस्ट हैं, और इससे बड़ा नंबर आपको बेहतर नहीं मिलेगा भारत की इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के लिए। पिछले 11 वर्षों में भारत ने सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम बनाया, चाहे वो आधार है, यूपीआई है, या फिर डिजी लॉकर कह लीजिए, ये सब कुछ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम के अंदर आता है। और डिजिटल इकोनॉमी आज के डेट में भारत के जीडीपी में 12 से 14% कंट्रीब्यूट करती है, और आगे आने वाले समय में ये 20% हो जाएगा। और यूपीआई की तो बात ही आप मतलब क्या ही बताऊं, गजब का काम हुआ है यूपीआई में। आज जनवरी 2026 का आंकड़ा आप देखोगे, 21 बिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं, 28 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो वैल्यू है वो प्रोसेस हुआ है। इनफैक्ट मैं लेटेस्ट नंबर अभी देख रहा था, उसमें तो ऑलमोस्ट 30 लाख करोड़ नंबर पहुंच गया है। और इसमें अच्छी बात यह है कि 81% ट्रांजैक्शन ये रिटेल वाले हुए हैं, छोटे मोटे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो बड़ी बात है यहाँ पर। खैर, इसके अलावा लास्ट में एक जो चीज़ आती है जिसको लेकर अक्सर डिबेट भी होता रहता है, पॉपुलेशन। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। आज के डेट में 147 करोड़ इंडियंस हैं। जब देश आज़ाद हुआ था, पहला जब सेंसस हुआ आज़ादी के बाद 1951 में, 36 करोड़ लोग थे। सोचिए, आज के डेट में 1 बिलियन को भी हम क्रॉस कर गए हैं, 1.5 बिलियन तक आ चुके हैं। और इसी की वजह से अक्सर डिबेट होता है। कुछ लोग कहते हैं कि लायबिलिटी है भारत के लिए, इतने पॉपुलेशन का करेंगे क्या। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये तो अपॉर्चुनिटी है। तो वैसे अगर आप देखोगे, दोनों की बात सही है। डिपेंड्स कि आप किस नज़रिए से देख रहे हो। अगर आपको लगता है कि भाई हमारे देश में टैलेंट ही नहीं है, स्किल डेवलपमेंट ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो आबादी है वो तो बर्डन लगेगी कि आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, प्रोडक्टिव नहीं हो रहे हो देश के अंदर, कुछ दे नहीं रहे हो देश को। तो वो डेफिनेटली ऐसा ही होगा, चाहे वो कोई भी देश हो। लेकिन आप चाइना का एग्जांपल लो ना, चाइना के पास भी तो वही आबादी थी, अभी तक तो वही सबसे पॉपुलस कंट्री था पूरे दुनिया का। उसने क्या किया, उसने भी तो, उसके पास भी आबादी थी, उसका सही इस्तेमाल किया। कहीं ना कहीं भारत को भी ये करने की ज़रूरत है। और आप देख सकते हैं पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ता ही गया। ऑल्दो ग्रोथ रेट कम होती गई, ग्रोथ रेट अब तो 1% से भी नीचे आ चुकी है। लेकिन हाँ,
पॉपुलेशन बढ़ता गया है और अब कुछ समय के बाद तो वो भी स्टेबल हो जाएगा। यहाँ से इनफैक्ट पॉपुलेशन काफ़ी समय के बाद गिरना भी स्टार्ट हो जाएगी। तो कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन, ये सारी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा। लेट्स सी क्या होता है दोस्तों, बट आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। वो 10 चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि क्या बदलाव हुआ है आज़ादी से और अब तक के बीच में 79 ईयर्स में। एंड जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए। ब्रिटिशर्स के समय यहाँ पर जो अलग-अलग सिस्टम्स लाए गए थे, इसमें आपको बताना है कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है इन चारों में से, और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ध्यान रखिए आज लास्ट डेट है स्टडी आईक्यू पर फ्रीडम डे सेल का 79% डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी मिल रहा है। इतना बड़ा ऑफर आपको पूरे साल भर में कभी नहीं मिलेगा। ये सबसे सही मौका है इन बैचेस को अवेल करने का। मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आप ले सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।